विदेशियों को रखकर नेता बनाया है इन्होंने। ये कौन होते हैं वंदे मातरम को बोलने के लिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और ये जो विपक्ष है कांग्रेस का, ये दोनों मिली भगत में काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया हमारे राम मंदिर के लिए। पावर में होते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने किया। मुझे नहीं लगता कि वो ईमानदारी से भ्रष्टाचार करे बिना इन्होंने इस मंदिर को बनाया। चाइना ने आकर हमारी इतनी निर्विवादित, जिसमें कोई सवाल ही नहीं था, उसमें आकर हमारी ज़मीन ले ली। चाइना हमारी इतनी ज़मीन हड़प ली है, उसको पहले खाली करने बोलो। चाइना सर भारत से आगे नहीं है? नहीं है। पीओजेके को हासिल करने का ये अच्छा मौका है भारत के पास। हाँ, बहुत अच्छा। इतना डरते हैं मोदी अमेरिका से, हंसता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप आ गया यहाँ और हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया। डरपोक नंबर 1 मोदी। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा बहुत जोर शोर पर है, चाहे नीट एग्जाम को लेकर हो, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हो गया है, सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर हो, पार्लियामेंट सेशन जो कि बहस का मुद्दा बनने को तैयार था लेकिन कोई बहस हो नहीं पाई है। तमाम सारे ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे एक ऐसे शख्स से जो राजनीतिक तौर पर बहुत साउंड है और जब अपनी बात रखते हैं तो दुनिया उनकी बात को सुनती है। स्वागत कीजिए हमारे मेहमान का, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर, जो कि पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं और हार्वर्ड से पढ़ाई की है, कई छात्रों को पढ़ाया है, हज़ारों छात्रों को तैयार किया है। स्वामी सर, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। नमस्कार सर। पार्लियामेंट का सेशन हमने देखा कि पूरा जो मानसून सत्र था वो एक तरीके से वॉश हो गया सर। किसी कोई कॉन्क्रीट चीजें हो नहीं पाई सर। देखा मैंने। राम मंदिर को लेकर भी सर बड़ी चर्चा करनी थी, विपक्ष अड़ा हुआ था राम मंदिर को लेकर, उसकी मंदिर में चर्चा होनी चाहिए मंदिर को लेकर, लेकिन सरकार उससे ही बचती नजर आई। जो हमारी पार्टी के लोग खड़े हो गए और प्रधानमंत्री इसका विरोध करने लगा, तो इसके माने क्या? यानी हमें तो इस पर यदि हम जो दोष हमारा कोई दोष नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये राम मंदिर का तो आग जलनी चाहिए थी यानी बहस में। तो सरकार को कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए था। सरकार को सीधा आकर कहना चाहिए कि यदि सही है तो, कि कांग्रेस वालों ने ये सारा किया अंदर से और हमारे बेचारे लोग फंस गए इसमें। लेकिन सारे लोग तो सर बीजेपी के, वहाँ पे आरएसएस के, तो इसीलिए ना, तो मैं इसीलिए मोदी को दाल में काला की बात होती है ना, तो मोदी ने इस पर आने नहीं चाहता था, क्योंकि असली बात है कि पहले तो राम मंदिर को बनाने के लिए जो मैंने किया, कोर्ट में जो भी आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर मैंने इसको पेश किया और सुप्रीम कोर्ट ने माना। बिल्कुल सर, उसमें हम आपने कई बार हमको तो फिर ये मुझे बाहर रख के मोदी ने कहा कि मैं इसको करूंगा। तो ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर का काम ही है। सरकार क्यों नहीं बात करना चाह रही राम मंदिर पे सर, आपको क्या लगता है? फिर उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। किस पर बोलेंगे वो? जब पावर में होते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने किया। अशोक सिंघल ने साफ कह दिया था कि नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया हमारे राम मंदिर के लिए। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। ये सारी आए बिल्कुल बिल्कुल। पर मुझे पब्लिसिटी नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं नहीं सर, वो देखिए मैं आपने ये बात तो तथ्यों के आधार पर से ये बात बताई है। आपने जो कोर्ट में पेश किए थे वो सब है। लेकिन सर अभी की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो सरकार राम मंदिर के मुद्दे से क्यों बच रही है, ये सवाल बड़ा उठ रहा है। जो मंदिर को लेकर हर वाहवाही तो ये लूट लेते हैं, लेकिन जब कुछ सवालिया निशान लगते हैं या कोई क्वेश्चन क्रिएट होते हैं इनके ऊपर, आरएसएस के ऊपर या वीएचपी के ऊपर या ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि ट्रस्ट की जो पूरी देख रेख है वो बीजेपी ने अपने लोगों को वहां पर बिठाया है, चंपत राय की बात हो या मिश्रा हो, वो करा है। क्यों सर बीजेपी बच रही है? क्यों? मीठा मीठा तो सब खाने की तैयार रहती, कड़वा आता है तो सर नहीं, कोई बोलना ही नहीं है हमको। नहीं, उनको डर है कि किस बात का डर है सर? कि वो सारा जो बना है वो सारा एक साथ टूट जाए तो। ये छोटी सी चीज़ में जो इतनी हंगामा हो गया पब्लिक है। कल मान लीजिए उसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो ही टूटने लगे तो मुझे नहीं लगता कि वो ईमानदारी से
भ्रष्टाचार करे बिना इन्होंने इस मंदिर को बनाया। मंदिर बनाते और इसकी उद्घाटन करते समय मुझे और जो और लोग थे जिन्होंने इसमें काम किया था, जो कोर्ट में गए थे, या जिन्होंने अपनी जान दी थी इस मंदिर वहाँ में, बिल्कुल उनको बुलाकर कहते हैं कि मुझे बाहर रखने के लिए इनकी पीछे क्या ये था कि मुझे नहीं पता चलना चाहिए या वहाँ किसी को बताना नहीं चाहिए कि इसमें कुछ नहीं बना। ये जो 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 ढांचा बनी है हमारे मंदिर का, वो कभी भी टूट सकती है, दोबारा टूट सकता है सर। बिल्कुल। कैसे सर? और ये जो भी बेस है, कितना दूर अंदर गए हैं आप। लेकिन इनका तो सर दावा है कि देश की बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों ने उसका निर्माण किया है और कौन सी कंपनी? 500 सालों तक ये कौन सी कंपनी? और के उनको क्या किया, क्या हमें बुलाते? 500 साल का दावा कर रहे हैं। मैं दावा करना है तो 4-5 लोग हिलेगी तक नहीं। जो 5-6 लोग इसमें थे जिन्होंने शुरू से इसके लिए मेहनत की थी, उनको भी बुलाते। हाँ। और दिखाते कि हम ये कर रहे हैं, हम कर दिया या कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसमें? गवर्नर ऑफ यूपी को बुला लिया जिसको कुछ नहीं पता इसके बारे में। सर एसआईटी की जांच भी इससे हुई थी, आपको अगर याद होगा तो एसआईटी की जांच होनी थी, एसआईटी गठित हुई थी। हाँ। और जो सबसे बड़े मतलब आरोप जिनके ऊपर लगे थे, हाँ। चंपत राय, अनिल मिश्रा, हाँ। अब जो उनकी आखिरी रिपोर्ट है एसआईटी की वो आ गई है। उन दोनों उस एसआईटी में उन दोनों का जिक्र तक नहीं है सर। अब इसका पब्लिक को विद्रोह करना पड़ेगा। आप बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं बोलने से कुछ नहीं होगा। क्यों आपको लगता है कि सर जिसके ऊपर इतने सारे सवालिया निशान लगाए थे? देखिए मोदी शुरू से चंपत राय आपके मित्र रहे हैं सर, आपने बहुत पक्का मित्र हैं, आज भी मित्र हैं। हाँ। परंतु अभी मैं जाकर उनको मिलने के लिए कोई अर्थ नहीं है। पर मोदी जो है वो मिथ्याचार में बहुत डूबा हुआ है। लेकिन सर ये बात सामने आई थी कि तमाम साधु संतों ने ये आवाज उठाई थी कि जो एसआईटी गठित की भी गई है ना, ये दरअसल सिर्फ इनको बचाने के लिए, जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको बचाने के लिए एसआईटी गठित की गई है। और जो छुटभइये जो वहाँ पर लोग थे, टिन्नू यादव जैसे या उनके जो रिश्तेदार वगैरह थे, उनको फंसा लिया गया है। जो मेन कल्प्रिट हैं उनको निकाल लिया गया है। और ये एसआईटी गठित इसीलिए की गई थी ताकि जो बड़े नाम हैं उनको बचाया जा सके। अब इसमें मुझे क्यों दिलचस्पी लेनी है? आज सर बच रहे हैं आप इस बात से? नहीं, मैं क्यों, आखिर में मेरा काम है। हाँ। बहुत बड़े साधु लोगों ने आकर कहा कि राम मंदिर का कुछ करिए। आपने इतने केसेस डाली तो जीत गए हैं, ये हो गया वो हो गया। तो फिर मैंने उसके लिए वचन लिया कि मैं ये करूँगा और कोर्ट में गया और 5 साल के लिए मैंने बहस की। बिल्कुल बिल्कुल। जो बाकी लोग 20 साल 30 साल हाई कोर्ट में कुछ नहीं कर सके, मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कर दी। बिल्कुल, आपने सर राम मंदिर बनाने के लिए बिल्कुल फाइट करी। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, मैं तो राजनीतिज्ञ हूँ, ये सारी चीज़ मैं ही करूँगा। सर एक सवाल इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा सर। हाँ। इसमें आपने मंदिर के लिए नो डाउट कोर्ट में सर फाइट की, अपने जो भी तथ्य रखने थे रखे आपने, मंदिर बन भी गया, कोर्ट में जीत भी हुई। अब सर इतना बड़ा जब ये कृत्य हुआ है, घिनौना अपराध जिसको हम कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हुआ सर, भावनाओं से पैसा चुराया गया जी। एसआईटी ने तो अपनी जांच कर ली है सर, ठीक है। क्या सुब्रमण्यम स्वामी अपने पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोर्ट जाएंगे इस बात को लेकर कि जो असली दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मुझे ये सब लोग मिलकर के दस्तावेज दे। स्वामी जी पर्सनली? मैं पर्सनली क्यों जाऊं? मैंने तो बता दिया कि राम मंदिर बनने के लिए क्या क्या करना है, कर दिया। अब मुझे दोबारा वहां जाकर इसको ठीक करना है तो पब्लिक आनी चाहिए मेरे पास और मोदी को विवश करनी चाहिए कि स्वामी को बुलाओ। बिल्कुल, अगर विपक्ष के लोग इस बात को आपसे कहते हैं, हाँ, आप मुझसे कहने से कोई फायदा नहीं कि आप केस लड़िए कि राम मंदिर को लेकर आपने सच्चाई की लड़ाई लड़ी थी। एक सच्चाई ये भी सामने आ रही है कि वहां पर बहुत सारा अपराध हुआ है।
इस अपराध को भी सामने लेकर आइए स्वामी जी, तो जी। क्या आप करेंगे वो? नहीं, कब मैं कहूँगा सीधा मोदी के पास जाकर उनसे लिख कर लाइए, क्योंकि मुझे दस्तावेज चाहिए, मुझे ऑफिसर से बात करने के लिए अधिकार होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री छिपी छिपी बोल सकता है कि भाई इसको कुछ मत दो, ये तो मुझे गिराने के लिए आए हैं, ऐसा कुछ कह देंगे वो तो मैं तो देखा मोदी कितने चीज़ों पर मैंने जब पब्लिक को लाई तो वो उल्टा गए। चाइना ने आकर हमारी इतनी निर्विवादित, जिसमें कोई सवाल ही नहीं था, उसमें आकर हमारी ज़मीन ले ली। और मैंने इसको उस समय पार्लियामेंट में था, मैंने उठाया, इसने कहा कि कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, 1 इंच जमीन नहीं गई है। वो ऐसा बोलता तो मैं समझ सकता था, वो उसके पीछे पड़ सकता था, परंतु उसने कहा कि कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं। व्हाट डू यू मीन कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं? चाइना कभी आया ही नहीं। और देयरफॉर क्योंकि वो आया ही नहीं तुम्हारी कल्पना में, तो गया। और लोग भी देखते रह गए वो उस मूड में। हाँ, स्वामी तो सबके लिए सिर दर्द बनता है, ऐसे कह देंगे। सर, पार्लियामेंट की हम जिक्र कर रहे थे, 12 साल में पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा मोदी साहब के कार्यकाल में कि मोदी साहब ने कोई स्पीच नहीं दी, सदन में नहीं आए। इवन अमित शाह जी भी, जो गृह मंत्री साहब हैं, वो भी सदन में नहीं आए, बचते नहीं। वो तो मोदी ने कहा होगा घर में बैठो तो वो नहीं आए, ये मत बोलो। नहीं, बट लेकिन सर ये अपने आप में बड़ा एक सवाल खड़ा करता है। जरूर, वो आए नहीं, वो उतना बड़ी चीज नहीं, प्रधानमंत्री नहीं आए। उनके पास वो सारा जो यानी जो व्यापक रूप से वो बोल सकते हैं, होम मिनिस्टर भी नहीं बोल सकता है। और होम मिनिस्टर डरपोक है, मोदी से डरता है, मैं ये बता देता हूँ। जो शख्स सर कभी जब भाषण देते हैं तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक के भाषण देते हैं, हमने पार्लियामेंट में भी देखे हैं सर, आपने भी सुने होंगे। इवन जब अमित शाह साहब भी बात करते हैं तो बहुत व्यवहारिक तौर पर और बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। जी। इस बार क्या कमी रह गई सर कि क्यों सामने नहीं आ पाए? क्या लगा आपको? मुद्दे का जवाब देने के लिए कुछ उनके पास था नहीं, या फिर वो घिर गए थे नीट एग्जाम को लेकर, पैलेट गन को लेकर? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि उनके दिमाग में ऐसे जरूर आया होगा कि लोग में घृणा है और पार्लियामेंट में ये सही जवाब नहीं देंगे तो इसी के पीछे पब्लिक पड़ जाती। लोग डर के मारे, लोग कि लोग इसको मानेंगे, इसके भाषण को मानेंगे नहीं आने के सुनने के बाद, और वो है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। और आज भी मैं कहता हूं कि जो सारा हुआ उसमें मोदी कहीं नहीं है। क्यों? उसी की कमेटी बननी चाहिए थी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये सारा जांच होनी चाहिए। किस चीज़ की जांच सर? जो अभी सारा जो हुआ था अभी जिसमें अभी जांच चल रही है, जो राम मंदिर की, उसमें जो हुआ घटना हुई, उसमें मोदी को खुद कहना चाहिए था कि मैं इसको प्रधानमंत्री के जो रूप में मैंने इसको जांच करवाता हूं। मैं नहीं इस जांच को चलाता हूँ, यानी मैं बैठ के अपनी देख रेख में, मतलब हाँ आपने नहीं बैठकर लोगों को बुलाना और पूछना क्या तो प्रधानमंत्री पे यही काम थोड़ी रह गया है। ये राम मंदिर का है, ये तुम्हारा प्रेस का नहीं है कि वो नहीं आया तो कोई बात नहीं। जो कि उद्घाटन उन्होंने किया, हर तरह के जो और जब बिल्कुल उसने सबसे हमने जब जीत गए उसके दूसरे दिन इसने मुझसे छीन ली और सारे चमचे आ गए उनको कहने के लिए हाँ स्वामी ने क्या किया। सर क्या आपको लगता है कि राम मंदिर जो इतना बड़ा एक इशू बीजेपी के लिए हमेशा से रहा है,
और बीजेपी ने उसको बहुत प्रमुखता से सर यूज भी किया जी है। जी जी। इलेक्शन में जब अब आएंगे सर, हाँ यूपी में इलेक्शन होना है हाँ, सर, उसमें वो कुछ नहीं उनका होगा। क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा बीजेपी? नो इफेक्ट। यदि जो पहले जो हस्ती खड़े थे आ, वो होते तो जरूर बंद, वो सब गुजर गए अब। अब उनको कोई आज को विश्वसनीयता नहीं है आज, बिल्कुल नहीं है। योगी जी को दिक्कत होगी आपको और लगता वो है? योगी का क्या वो दिक्कत, इस पर तो कुछ नहीं होगी। माने ये इनको कोई मानेगा नहीं कि ये राम मंदिर के लिए कुछ किया। मतलब सर योगी जी को कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, आपका ये कहना है? नहीं, योगी का सवाल ही नहीं है कि उसने कुछ किया है राम मंदिर के लिए। मतलब पार्टी के तौर पर सर इलेक्शन में तो मैं कहता हूँ इलेक्शन में बोल सकता है। उसका मेन है कि उसने जो एक सामान्यता लाई लॉ एंड ऑर्डर में, उससे उसको जरूर दोबारा जीतने की उम्मीद है। मतलब आप ये बात कह रहे हैं तो सर मैं कह रहा हूँ ना, लोग कहते हैं कि भाई कुछ भी हो, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ऐसा लॉ एंड ऑर्डर पहले कभी नहीं था। ये एक अच्छी बात है। हाँ, और यही जीत का मंत्र ये भी यही जीत, क्योंकि वो कोई पार्लियामेंट का तो नहीं लड़ रहा है। लेकिन सर विपक्ष जिस तरीके से इस राम मंदिर को उठा रहा है मुद्दे उससे कुछ नहीं होगा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को सब कुछ पता है कौन किसने क्या किया। अयोध्या तो चुनाव हार गए थे सर ये। हाँ, वो तो हार ही जाएंगे। मैं तो कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि ये जो अयोध्या का लोग हैं वो बड़े, उनमें बहुत घृणा है, बहुत घृणा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, क्या तो इसीलिए उस समय मोदी कह दें कि भाई मेरी गलती थी, ये सारा हुआ, मैं मानता हूँ और मैं अपने लोगों की कैंडिडेट नहीं बनाऊंगा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उसको कहूँगा कि आप इसको संभालिए। मतलब पीएम को खुद आकर बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि मैं नहीं, इसमें ओनली वही आएगा और कोई नहीं आएगा। और वो भी यूपी का इलेक्शन है तो उनका हक वैसे भी बनता है। मुझे लोग फिर यही पूछेंगे कि यही तुम्हारा काम है तो इसीलिए मैं नहीं करता। ये मोदी ने आज तक विदेश में जाकर क्या जीता बताइए। कहते तो आप ही हैं ना सर, बताते तो सब आप ही हैं हमको। मैं बताऊंगा तो वो तो अलग बात है, आपने इतनी परंतु मैं प्रचार नहीं कर सकता ना उसका। मैं उसको एक इलेक्शन का इश्यू नहीं बना सकता। कह दिया, बोल दिया। लोग तो बहुत मानते हैं, लेकिन सर आपकी बात को लोग बड़ी उससे सुनते हैं। मैं जानता हूँ। मैं तो सुब्रमण्यम स्वामी जी अगर कोई बात बोलते हैं तो होता है, मैं जानता हूँ। और मैं मेरी ऐसे यानी मैं भी इसके भाषण देते रहता हूँ और लोग सुनते हैं उसको। और मैं ये इतना ही कहता हूँ कि मैं ये पब्लिक को कहने नहीं चाहता हूँ कि भाई यही मेरा और कोई काम नहीं है। मेरा तो इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल है। हमारे जो पाकिस्तान के साथ जो करना चाहिए वो कैसा क्या करना चाहिए, ये ऐसी बातें होनी चाहिए। सर पार्लियामेंट में आप भी रहे हैं, और 6 बार रहा हूँ, है ना, और लंबा समय आपने बिताया है। हाँ। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि हंगामा बहुत होता है सर, बहुत होता है और कुछ होता काम नहीं होता है सर। जानता हूँ। ठीक है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ हंगामा करना ही अब मकसद रह गया है? नहीं, काम नहीं होता, कहीं ना कहीं वो एक लॉस है सर। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस और मोदी का बीजेपी, ये दोनों में मिली जुली या एक अंडरस्टैंडिंग हो गया है दोनों में। तो अगर अंडरस्टैंडिंग होती तो कुछ तो काम होता ना। नहीं, काम तो हो रहा है। वो तो जो बिल कांग्रेस का काम, जो मिनिस्ट्रीज जो का है वो सब दस्तखत लगा रहे हैं। लेकिन चर्चा तो कोई नहीं हो रही ना सर। तो जानता हूँ ना, यही कह रहा हूँ कि इन दोनों को ये सूट करता है। चर्चा मत करो, बिल पास करा लो और पब्लिसिटी करा लो, आप हंगामा करो।
और पब्लिसिटी करा लो, हाँ। जाओ ये वहाँ वो ये वहाँ, बस खत्म। जिस तरीके से सर अयोध्या में, सॉरी, पार्लियामेंट में हमने देखा कि जो एक सांसद है पप्पू यादव, राम मंदिर को लेकर वो जिस तरीके से वहाँ बैठे, चंदा चोरी का एक पूरा नाटक सा वहाँ पर प्ले किया गया, बकायदा डोनेशन बॉक्स लगाए गए और चंदा डाला, अरे मैं चुरा के भाग रहा हूँ इसको, बहुत तरह की चीजें हमने देखी इस बार। सर क्या ये स्तर रह गया हमारी पार्लियामेंट का, अब ये सब करने का रह गया सर? आप ये पब्लिक को सोचना चाहिए ना, तो आप नहीं, मैं सर आपकी राय जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं क्या है, राय क्या है पब्लिक को तो इसमें? जो करेगी करेगी। मैंने ये तो कभी इतने साल मैं मतलब पार्लियामेंट इतनी में निम्नता आ गई है सर। इतने साल मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ, मैंने ऐसा कभी अश्लील व्यवहार मैंने देखा नहीं। बिल्कुल मैंने देखा नहीं, मैं क्यों बोलूँ उस पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मीटिंग्स चलनी चाहिए कम से कम 80-90 गरिमा होती है सर पार्लियामेंट की। हाँ, या पार्लियामेंट की गरिमा, और 80% सुनवाई होनी चाहिए। 20% में उसमें वॉकआउट करो, ये करो, ये सब समझ सकते हैं। लेकिन सर जिस तरीके से मखौल सा उड़ाया गया सर, हाँ मैं जानता हूँ है ही, और वो गलत है सर आप? मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं तो मैं जाकर लाइन पर खड़ा हो जाता हूँ कि मुझे भी एमपी बनाओ। मैं खड़ा हो जाऊंगा भी, जीत जाऊंगा। आपने सर वाजपेयी साहब का भी दौर देखा है? हाँ देखा, वाजपेयी का भी, चंद्रशेखर साहब का भी देखा है, चंद्रशेखर, राजीव गांधी जी का भी देखा होगा। नरसिम्हा पहले राव, जो एक सर एक गरिमा होती थी ना पार्लियामेंट की, ना नरसिम्हा, बहस भी अगर होती थी तो बड़े शब्दों का चयन बड़ा अच्छा रहता था। एब्सोल्युटली। लेकिन सर वो अब जो कहते हैं ना कि निम्नता जिसको आ गई है, दोयम दर्जे की भाषा हो, देखो, या वाद विवाद इस तरीके से होते हैं कि जो देखो मोरारजी देसाई पढ़ा लिखा आदमी था, इसी प्रकार से जो हमारी जो और लोग आए थे, नरसिम्हा राव, फिर ये सरदार जी, सरदार पटेल, नो ज्ञानी गैल सिंह, नहीं मोदी, ये कांग्रेस का मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा। तो ये सारे लोग जो आए, वो रोज नहीं खड़े होते थे, जब खड़े होते थे लोग सुनते थे। आज किसी के बारे किसी को मर्यादा नहीं है। पार्लियामेंट में पीएम तो आते ही नहीं, इस बार तो आए ही नहीं। वो तो सुनेंगे कैसे? क्या बोलेंगे? सवाल पूछ लेंगे कि तुम इधर गए थे, वहाँ क्या किया, कई जगहों में ऐसा किया जो यहाँ लोगों को पता नहीं होना चाहिए। सर बहुत सारे बिल को लेकर बीजेपी प्रयास भी कर रही थी इस बार, हाँ, चाहे वो डीलिमिटेशन वाला बिल हो या फिर महिला आरक्षण वाला बिल हो। क्या आपको लगता है कि सर नंबर गेम्स में बीजेपी चूक रही है इसलिए वो लेके नहीं आई इस बार, या जानती थी कि अगर हम लेकर आएंगे तो हमारा बिल गिर जाएगा? नहीं, ये तो छोटी सी बात है। ये इनको मुझे नहीं लगता कि कोई बनी हुई पॉलिसी से या विचार से इन्होंने ये तय किया। लाओ, वो जो पार्टी में जो लोग हैं, जो वो जो आए हैं, वो तो कोई पुराना उनकी अनुभव नहीं है, जो टूट के सांसद आए हैं। अब जो पहले हमारी एजुकेशन मिनिस्टर थी, फिर उसको भेज दिया अंधेरा में, अब वो वापस आ गई। मैं उस पर आऊँगा सर, अभी आऊँगा उस पर मैं। वो कुछ कर सकती है, स्मृति ईरानी क्यों, परंतु हो सकता है वो इतनी पिटी पिछले बार मोदी ने उसको निकाल के भेज दिया, सब कर दिया। हो सकता है वो अब सोचेंगे। अभी चर्चा करेंगे सर उन पे भी, हम आएंगे पार्टी के, उस पर भी आएंगे हम। लेकिन जो सर जो बिल, मैं बिल पे थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि सर आपकी पॉलिटिकल समझ बहुत बड़ी है। बिल में क्या है आपकी? महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरीके से बीजेपी अपना स्टैंड कर रही है, वो तमाम राजनीतिक दलों को प्रयास कर रही है कि एकजुट हो जाए, मान जाए इस चीज़ को लेकर। साथ ही जो डीलिमिटेशन बिल है सर, उसको आप किस तरह देखते हैं कि क्या वाकई में इस देश को डीलिमिटेशन बिल की ज़रूरत है, या बीजेपी उसको अपने टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है इसलिए लगी हुई है, लेकिन नंबर गेम उनके पास नहीं है? नहीं, नंबर गेम तो है ही नहीं इसमें, 2/3 मेजॉरिटी। परंतु ये मैं कहता हूँ कि ये सब मैं समझता हूँ कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं। हम लोगों को
प्रमुख क्या करना चाहिए। पाकिस्तान ने आकर हमारे देश में उन्होंने 7 लोगों को उनके बीबी के सामने पहलगाम में और हमने कहा कि हम क्या करेंगे, वो करेंगे। तो बदला तो लिया ना सर? क्या लिया? कौन सा बदला लिया? कौन सा बदला लिया? ऑपरेशन सिंदूर चला दिया पूरा। वो उस सिंदूर में क्या हुआ? क्या मिला आपको? कौन सा चीज ले गए? सर टेररिस्ट की जो इतने कैंप थे वो सब बर्बाद कर दिए। नॉनसेंस और नॉनसेंस। पाकिस्तान के तमाम हाँ, ये तो मोदी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। सच्चाई नहीं है सर इसमें? नॉट एट ऑल, कुछ नहीं। क्यों सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं जानता हूँ और मैंने उस समय बोल भी दिया। आज के जो रिटायर होकर आए हैं कमांडर इन चीफ, उनसे बोलो कि बताओ क्या किया आपने। हमें तो इसकी बदला के लिए सीधा पाकिस्तान की जो शेष एरिया है, पीओजे के बांग्लादेश चले गई ना। हाँ। उसके बाद जो कौन है, जब 4 प्रांत हैं, उस 4 बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। हाँ, और तो बलूचिस्तान को तो पहले ही उड़ा दे देना चाहिए ब्रो। जैसे जहाँ ज़्यादातर बाहर के एरियाज हैं, उसको अलग करने के लिए वो खुद यहाँ लोग आए हुए लोग थे। हिंदुस्तान आए के कहा कि हम रेडी है, आ जाइए। और यहाँ हमने अमेरिका ने आकर हम हो गए, डर गए। इतना डरते हैं मोदी अमेरिका से, मैं हंसता हूँ क्योंकि मैं अमेरिका में कई साल रहा हूँ, सबको जान पहुँच कर सबको जानता हूँ। सर हंसते हैं मेरे साथ। बिल्कुल अमेरिका पे सर मैं आऊंगा क्योंकि 2-3 सवाल अमेरिका को लेकर भी हैं, लेकिन अभी हम पार्लियामेंट की जो बात कर रहे थे बिल को लेकर, तो थोड़ा समय पार्लियामेंट में मैं कितना बोलते रहूंगा। परिसीमन बिल क्या जरूरत है देश की? नहीं, कौन सी बिल? परिसीमन बिल जो है। परिसीमन बिल मैं इसको महत्व नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में जो सबसे पहले है, हमारे जो बेरोजगारी है वो खत्म होनी चाहिए, उसको 5% 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सर जो महिला आरक्षण बिल बीजेपी इतना प्रयास कर रही है, वो भी आस्ते आस्ते कर सकते हैं ये, लेकिन होना चाहिए। होकर क्या होगा? कोई रास्ते में महिला को वो राहत मिलेगी? क्या बात कर रहे हैं? टिकट नहीं देंगे? फिर भी टिकट देंगे नहीं देंगे, पब्लिक अभी भी महिलाओं को छेड़छाड़ करते हैं। कौन आएगा? वो तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो सिर्फ लॉ बना के फिर उसके बाद कुछ ना होना, ये ऐसा लॉ में मतलब आपका ये कहना है कि पहले देश में एक सुरक्षा का माहौल हो। हाँ, और वहाँ ऐसे कदम उठाइए जिससे लोगों को डर आए कि भाई ये कानून है, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। तब देने का फायदा भी है कुछ। तब हाँ, तब ताकि अथॉरिटी रहे उनके पास। हाँ, करके दिखा दिया, ऐसा होना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से कि पहले देश के अंदरूनी हालात ठीक हो, उसके बाद इस तरह के बिल आने चाहिए। नहीं, ठीक करो करो, उसके बाद आप ये चीज़ों को उठाओ। बट यहाँ तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप आ गया यहाँ और हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया। डरपोक नंबर 1 मोदी। सर जेनजी के मुद्दे पे थोड़ा आता हूँ मैं। इसमें जेनजी का जो प्रोटेस्ट हमारे देश में हुआ, क्या कांग्रेस जनता पार्टी जो बनी, अच्छा, हमने देखा सर कि दूसरे राज्यों में भी सर पेपर लीक की घटनाएं हुई। हाँ, चाहे पंजाब की बात कर लें, हाँ, झारखंड में सर आंदोलन हो गया, लेकिन सर विपक्ष बिल्कुल शांत रहा उन मुद्दों पर जहां पर उनकी अपनी सरकारें हैं या उनके सहयोगी सरकारें हैं। क्या ये दोहरा रवैया नहीं है सर विपक्ष का कि सेंटर के अगर पाले में कोई ऐसी चीज होती है तो उन्होंने इतना बड़ा पूरा प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया? नहीं, सरकार के खिलाफ भी चले गए, राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट उनके घर के बाहर किया, पीएम के घर के बाहर, लेकिन जब पंजाब में पेपर लीक की बात आई तो केजरीवाल कुछ नहीं बोले। झारखंड में जब पेपर लीक होता है, छात्र आंदोलन करते हैं, तब राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, जो वहां की सरकार है वो कुछ नहीं करती है। क्या ये दोहरे रवैये नहीं है अपना सर विपक्ष कि अपने पेपर जब आती है तब बिल्कुल चुप रहते हैं, लेकिन जब सेंटर के पास आ जाती है कोई कमी इस तरह की कि पेपर लीक हो जाता है तो बिल्कुल पूरा विपक्ष एकजुट होकर
सरकार को नहीं घेरने नहीं, में लग जाता है। जब उनके इलाका में आती है और चुप हो जाते हैं तो सेंटर क्या कर रही है? सेंटर भी चुप बैठी है सर। फिर तो ये वो तब उन पे आरोप लगाती है। वो आरोप लगाएं हाँ, और ये भी लगा देंगे। हाँ, ये ऐसा नहीं है, ये दोनों का मैं आपको बता रहा हूँ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी में जुड़कर मोदी के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। सर आप ये बात कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग है, सर कुछ दिखना भी तो चाहिए ना ऐसा। नहीं, तुम्हें कैसे दिखेगा? मैं कहता हूँ ये तो एक अलग से एक इशू बनेगा हाँ, कि ये क्यों नहीं हुआ। अब मैं ये एक बात कहता हूँ, बिल्कुल एक ही बात, जी, राहुल गांधी हमारा विरोधी है बिल्कुल बीजेपी है। का, उसमें कोई संदेह नहीं है ना। कोई संदेह और नहीं। उसका ब्रिटिश सिटीजनशिप का डेट मैंने यानी प्रूफ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। राजनाथ ने उसको कॉज भेजा, हाँ, बताओ क्यों तुम्हें तुम्हारी इंडियन का जो आपका है उसको हम रद्द ना कर दें। मोदी ने उसको हटा दिया। क्योंकि इसमें सर मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ आपकी बात में। हाँ क्योंकि बीजेपी को पता है कि राहुल गांधी जिस तरह के व्यक्ति हैं, हाँ वो जिस तरह का बयानबाजी भी करते हैं, हाँ, उसका फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं मिल जाता है। अरे ये तो ये ऐसे गंदा नीच सोचना, यानी हमारे देश में आप कहेंगे कि ये आएगा हमारी फायदा के लिए और उसमें हमारे देश का नाश हो, कोई हर्जा नहीं। ये राजनीति मैं नहीं मान सकता। क्योंकि बीजेपी अक्सर ये बात कहती है वो कुछ भी कहें कि जब तक राहुल गांधी मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो सस्ता है। हाँ, मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी ने हमारे जो लॉज हैं उसको तोड़कर उसने जाकर यानी उसको ना के बराबर करके जाकर लंदन में वो सिटीजन बना। और आप उस सिटीजनशिप को रहते हुए उनको एक और सिटीजनशिप यहाँ वापस दिया। मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं उनका यूज करती है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। यूज नहीं, कुछ मिली भगत है इसमें। मिली भगत है। हाँ, हो सकता है वो कुछ मोदी के बारे जानता है और जानता तो जरूरी है क्योंकि मैं बहुत जानता हूँ, पर मैं नहीं बोल सकता। सर मैं बात कर रहा था सीजेपी प्रोटेस्ट की। हाँ, जो प्रोटेस्ट छात्रों ने किया सर उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत भद्दी गालियां भी दी गई सर। तो क्या है? हाँ, और जो छात्र थे, छात्रों नहीं सर, मतलब जो प्रोटेस्ट वहां पर आए थे जिनकी आयु 20 से कम उम्र की थी या 18 से भी कम उम्र की किसी की थी, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह शब्दों का यूज करना या विपक्ष का उनको सपोर्ट करना उस चीज में कि ये तो छात्रों का गुस्सा है, क्या वो उचित था सर? गाली देना भद्दी पीएम को। मुझे आश्चर्य होता आपसे, अमेरिका जाओ कितना गाली देते हैं, समझ में आएगी? इसकी कोई परवाह नहीं करता है। यानी इसमें आपकी चमड़े थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से जो लैंग्वेज यूज की गई सर वो ठीक है क्या? मोदी के लिए, मोदी साहब के लिए वह क्या जो गंदी गालियां दी गई, वो ठीक है सर? नहीं, ठीक का सवाल नहीं है। आप तो सर उसको वही कह रहे हैं ना? नहीं, कोई भी कुछ सके भाई। सर देखिए, अमेरिका से कंपेयर करना गलत है। मैं कहता हूँ भारत की एक सभ्यता जो है, भाई भारत की सभ्यता मुझे लेक्चर मत दीजिए। लेक्चर आपको दे भी नहीं सकता सर। भारत की सभ्यता में कितने लोग अच्छे लोग महापुरुष हुए जिन्होंने सहन किया। कृष्णा भगवान ने भी कहा कि 8वां बार के बाद एक और कहोगे तो मैं तुम्हें ध्वस्त कर दूंगा। तो एक सीमा होती है। अब ये लड़के आ जाते हैं और उनको जगह दे देती है सरकार प्रचार करने के लिए, और ये को उल्टा सुल्टा बोलते हैं।
कौन याद रखता है उसको? सर क्या आपको लगा, आपने भी देखा था प्रोटेस्ट जो हुआ सर, सरकार जो हमारा यूथ था देश का, जो हाँ, वहां पर धरने हाँ, पर बैठ गया हाँ। था, उनकी इस पावर को असेस करने में चूक गई थी। उन्हें लगा नहीं था कि शायद ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो जाएगा और हमारे लिए गले की फांस बन जाएगा। तो इसीलिए क्या कि मान लो जो वो क्या वो नहीं, कह नहीं, रहे हैं, सरकार ने गलती की ना सर, शायद इतना बढ़ने दिया उसको। और गलती तो की। हम्म, जब इन्होंने ये सारा मान लिया, जो भी इन लोगों ने मांगा सब दे दिया उन्होंने। इस्तीफा हो गया सर। इस्तीफा तो हो गया था, प्रेसिडेंट वो जो मिनिस्टर था उसका। हाँ, तो वो तो वैसे भी नालायक है। क्या वो इन छात्रों के दबाव में प्रोटेस्ट में लिया गया इस्तीफा, या सरकार की अब लग गया था कि नहीं अब दे मुझे देना नहीं चाहिए? पता, मुझे तो वो संदेह आपका ये, मतलब मुझे ये संदेह ये बात भी होती है कि मोदी और जिन लोगों ने इतनी बड़ी व्यापक आंदोलन छेड़ा, इनके कहीं मिली भगत थी, मिली भगत थी। बस ये। सर थोड़ा बीजेपी पार्टी को लेकर बात करते हैं। क्या बात है, क्या है? अभी नए अध्यक्ष बने सर जनवरी में, हमने देखा। मैं जानता नहीं। नितिन नवीन। हाँ, और अभी उनका 8 महीने बाद टीम की घोषणा हुई है। टीबी टीम की उनकी जो टीम, टीम हाँ जो बनी ठीक है, है, ठीक है, अधिकतर युवा चेहरे उसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है। आप जिनका जिक्र कर रहे थे स्मृति ईरानी का, कि जो बाउंस बैक करके वापस आई हैं, हाँ वो अच्छा। वो भी टीम में वापस आई हैं। हाँ। और आपने देखा होगा कौन कौन टीम में आया है। हाँ, हाँ। क्या लगा आपको कि बीजेपी का जो एक नया एक राजनीति करने का फॉर्मूला है, उस टीम में ऐसा मैं नहीं सोचता। आप किस तरह देखते हैं पूरी टीम को? मैं टीम को देखता ही नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि कांग्रेस कहीं नहीं है और बाकी जो सब छोटे छोटे हैं, और हमारे जो पार्टी है वो आरएसएस के ढांचा में बैठी है। हाँ? और इसीलिए ये कभी मिट नहीं सकती, और गलत काम करें तो फिर बाद में ठीक हो जाती है। जैसे वाजपेयी ने बहुत गलत काम किए और बहुत से लोग उसकी जय 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 जयकार वाह 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 बोलते थे। बाद में सबने समझा, वो खुद रट यानी बड़े, मैं क्या बोलूँ, बहुत दुख की तरह उनकी जो अंत हुआ वो बोलने लायक नहीं है। ठीक है। जैसे उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया ऐसा। बल्कि हमारे पब्लिक ने उसको सहन किया, और मैं समझता हूँ कि ये जो हिंदुत्व है वही है इसमें, हम सहन करते हैं। यहाँ मुसलमान आए, दुनिया भर की क्या नहीं किया उन्होंने, लेकिन आखिर में हम ही अब ऊपर हैं। खैर हम वो तो ये मैं कहता हूँ ना, इसीलिए कि इन चीज़ों में हम चिढ़ते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि सर राजनीति करनी है बीजेपी को, तो राजनीति कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है ना। टीम बनानी तो पड़ती है, और लेकिन टीम में जिस तरह के लोग आए हैं सर, वो तो अलग बात है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ। वो तो अलग बात है। ये किस तरह ये मैं नहीं बोलूंगा, लोग कहेंगे वो स्वामी को बनाया नहीं तो इसीलिए वो चिढ़। नहीं सर, स्वामी जी देखिए, और मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बोलता नहीं हूँ इसमें। मैं क्यों बोलूँ? स्मृति ईरानी का आपने जिक्र किया था सर, मैंने उसको तो प्लस कहा। हाँ वो ठीक है, कोई अच्छा है वो मैं बोल सकता हूँ। कोई किसी को नहीं बनाना चाहिए, ये मैं नहीं कहूँगा। गडकरी साहब को लेकर बड़ी चर्चा है। हाँ, बहुत अच्छा आदमी है। मैं ऐसा व्यक्ति जिसने जो काम किया सड़कों के बारे, कभी अभी तक कोई नहीं किया, और उसको मैं तो बहुत मानता हूँ। लेकिन सर वो आज की डेट में बहुत परेशानी में भी घिरे हुए हैं। वो तो मेरा सिरदर्द नहीं है, मुझसे तो नहीं उन्होंने कहा कि मुझे मदद क्योंकि जिन करो। सड़कों की आप जिक्र कर रहे हैं, उन सड़कों में उद्घाटन करने के एक गड्ढे हो जाते हैं सर। जो कौन गड्ढा करता है उसको? अब सर ये तो जो बनाने वाले तो हैं वो इसीलिए मैंने उनसे बात नहीं की, परंतु मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ। पहले यहाँ प्रेसिडेंट भी थे हमारी पार्टी के, और वो जब राजस्थान के लिए जो रोड बनाई थी
जब मुझे ले गए थे, और मैंने ऐसा रोड अमेरिका में भी नहीं देखा। नो डाउट सर, उन्होंने काम तो बहुत किया। यहाँ हुआ No कुछ doubt. तो मैं जान नहीं चाहता हूँ। और इथेनॉल को लेकर कोई सर- ऐसा उसको जानबूझ के उसको खराब करने के लिए कर दिया होगा, मैं नहीं जानता। नहीं ठीक हो सकता हाँ। है सर। वो इथेनॉल को लेकर भी सर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, होती है। और गडकरी साहब उसमें भी बड़े घिरे हुए हैं सर। तो मैं क्या करूं? मैं तो जानता हूं गडकरी बहुत अच्छे आदमी हैं, और वो सर अच्छे आदमी गलत काम नहीं कर सकते। गलत काम कर सकते हैं, परंतु उससे हाँ। वही पछताते हैं, लेकिन वो दूसरों का गलत नहीं करते। मतलब उनकी इंटेंशन खराब नहीं है। उनकी इंटेंशन खराब नहीं है। वो किसी को किसी के कुछ लेकर उसी को डुबाते, ऐसा कोई नहीं करते। मैं सर इसमें एक आपसे आप सहमत करेंगे शायद उस बात को सर, आप जो कह रहे हैं कि नो डाउट गडकरी साहब मंत्री हैं और उनके अंडर वो सब काम होते हैं। सड़क बनाने में गडकरी साहब जाते नहीं हैं, पेट्रोल में इथेनॉल बनाने गडकरी साहब जाते नहीं हैं। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जिस मंत्रालय में आते हैं वो होते हैं। आपने सर राम मंदिर का जिक्र किया था कि मोदी साहब ने सारा कुछ काम किया, गड़बड़ाई तो कोई उन्होंने हाथ नहीं लिया अपना। अच्छा काम करे तो सब उसने कुछ काम ही नहीं किया मोदी। मैं वही तो कह रहा हूँ, मंदिर बनाया, सब कुछ किया, सब भाई उन्होंने लूटी। हाँ है ना? हाँ, ये मैं वही कह रहा हूँ ना। मंदिर मैंने बनाई, जो भी था। हाँ। लेकिन इसी तरीके से गडकरी साहब के ऊपर भी आता है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, हाँ, लेकिन जब मामला खराब हुआ, सड़कें खराब होनी हो गई, शुरू हो गई, गड्ढे उनमें पड़ना शुरू हो गए, लोगों के दिक्कत आनी शुरू हो गई, तो उसमें सर वो मैं जानता उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो ये क्यों, ये दोहरे मापदंड क्यों सर? ये हमारी कमजोरी है, हमारी नीच भावना है। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि अगर गलत हुआ तो एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मैं क्यों गडकरी की सराहना कर रहा हूँ? उन्होंने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर, और मुझसे कम उम्र के हैं, तो मैं क्यों उसके लिए जय जयकार कर रहा हूँ? क्योंकि सर आपका तो सर देखिए वो व्यवहार वो रहा है कि अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। वही ऐसे ही होना चाहिए सबको। मैं वही कह रहा हूँ ना सर। हाँ, तो फिर आप मीठा मीठा खा लो, लेकिन फिर उसीलिए वो ऐसा हो रहा है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन गलत है सर वो चीजें। हाँ, उनको इस प्रकार से डुबाना और या उनको एक कोने में फंसाना, मैं समझता हूँ कि देश के लिए बहुत बुरा होगा। सर वंदे मातरम बिल भी पास हुआ इस बार। हाँ हाँ, पार्लियामेंट में। हाँ, बहुत अच्छा। आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। लेकिन उसी वंदे मातरम का इसी 15 अगस्त पर हाँ, कांग्रेस मुख्यालय में जो झंडा फहराया जा रहा था, गधे हैं, देशद्रोही हैं, ये सच्चा। आपने देखा था सर वो वीडियो? नहीं देखा, मैं कांग्रेस का कहाँ देखूंगा। मीडिया में खूब नहीं, मीडिया को अभी मैं बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ कि ये जो इन बातों में जिनको कुछ पता ही नहीं है भविष्य क्या हो रहा था पहले 200 साल पहले, ये इससे लोग इतने उत्तेजित होकर हमारे देश की यानी एकता के लिए लड़े। तो इसको तो हम खुद गाना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ सर, जो वीडियो सामने आया जब झंडा वहाँ पे झंडारोहण हो रहा था, फहराया जा रहा था, तब जब वंदे मातरम बजा, उसको रोकने के लिए कहा गया, ऐसा बोला गया है कि वंदे मातरम जब चालू हुआ तो क्या है, कौन होते हैं वो? कांग्रेस वाले ने कहा, मैं वो कौन होते हैं? क्योंकि सर बीजेपी आरोप लगा रही कि वंदे मातरम जो कि राष्ट्रगीत अब बन गया है जी, पहले से ही था, उसका अपमान एक तरीके से कह रहे हैं वो। एक तरीके का नहीं है वो, पूरा अपमान नहीं है, और कांग्रेस को सजा देनी चाहिए। जानबूझ के सर किया गया, और क्या ना जानबूझ है, ये सब विदेशी लोग हैं ना, ये कहाँ के, इनके सारे कलाचार और या जो संस्कृति है वो तो सब विदेशी है। तो वंदे मातरम को मानेंगे ही नहीं, वो वंदे मातरम को कुछ भाव ही नहीं देंगे। ये सब पैंट पहन वो जब करते हैं, ये तो सब रात को शराब पीते हैं। ऐसे वाजपेयी भी पीता था, बट उसका भी मैंने पोल खोला था। सर वो इंडिविजुअल चॉइस है सर अपनी। इंडियन चॉइस नॉनसेंस। इंडियन चॉइस नहीं, इंडिविजुअल चॉइस सर। इंडिविजुअल चॉइस नॉनसेंस। तुम हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और आपको नहीं पीना चाहिए।
ये मैं कह रहा हूँ। ये आपका सोचना है? हाँ, और क्या, मैं कहा ये मैंने तो कानून नहीं बनाया। हाँ, आपको लगता है कि ऐसा कानून होना चाहिए? होना चाहिए डेफिनेटली। है? शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। नहीं सर, वो तो खैर अलग चल गया, लेकिन सर मैं वंदे मातरम पे ही थोड़ा सा और बात हाँ करना हाँ हाँ, चाहूंगा। वंदे मातरम। बीजेपी जब ये बिल लेकर आई है तो चर्चा भी बहुत सारे देश में हाँ हुई हाँ कि हाँ हाँ आखिर क्या जरूरत है लाने की इसकी, हाँ, तो कि क्यों बीजेपी ना थोपना चाहती है हाँ जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है, या जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते। जैसे हमारे देश में बहुत तबका है जो नहीं बोलना चाहता वंदे मातरम, भारत माता की जगह नहीं बोलना चाहता। नहीं, 200 साल से वंदे मातरम का लोग जय जयकार कर जय रहे हैं। जयकार है, नो डाउट है, हाँ। लेकिन राजनीति सर अपने तरीके चलती है ना। देखिए नहीं, ये राजनीति ऐसा नहीं चलना चाहिए। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर भी राजनीति कर रही है। मैं बीजेपी पर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो फिर पढ़ोगे मेरे किताबें जिसो है, एक निकाल के भेजूंगा आपको। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि वंदे मातरम ये जैसा जनगण मन है, वो एक दूसरे आयाम में ये हमारे लिए भक्ति गीत है, तो राष्ट्र फिर गीत है, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। वही होना चाहिए था, तो इसमें इसका विरोध क्या करना है? आपको बहुत प्रिय है सर वंदे मातरम? हाँ, आपको बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है क्या प्रिय है? वंदे मातरम? हाँ जरूर, 100%। विपक्ष ने एक आरोप लगाया सर, हाँ, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, नहीं कर आरोप लगाया कि बीजेपी के तमाम नेता ऐसे होंगे, हाँ, या जो सत्ता पक्ष के लोग भी ऐसे होंगे हाँ, जिन्हें वंदे मातरम गीत आता ही नहीं होगा और हाँ। वंदे मातरम के गीत गाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब मैं अब इसको गा के आपको बताऊं कि मैं जानता हूँ? सर ये आपकी इच्छा है, मैं नहीं करूँगा। मैं तो आपसे नहीं कह रहा इस चीज मैं- पर, मैं- लेकिन मैं- ये आरोप लगाए विपक्ष ने। विपक्ष लगाने दो, मैं क्यों उसकी चिंता कर रहा हूँ? विपक्ष हजार गंदे चीज से बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे मैं ये कहता हूँ कि वंदे मातरम को मैं मानता हूँ, और हर हिंदू को जब मानना भी चाहिए, और पूरे देशवासी को मानना चाहिए। जब भी मौका है उसको हर हिंदू, हर इंडियन को, भारतीय को हाँ गीत बस वो करना इसमें चाहिए। ये वो कांग्रेस क्या कहती है ये सब मैं नहीं जानता, वो कभी मर जाए। वो कभी इसको सम्मान देंगे भी नहीं, विदेशियों है? को रखकर नेता बनाया है इन्होंने। ये कौन होते हैं वंदे मातरम को बोलने के लिए? सर आप जो बात कह रहे हैं विदेशी लोग हैं, ठीक है, सोनिया गांधी विदेशी हैं, हाँ। इटली से हैं, हाँ, बाकी लेकिन कांग्रेस में भी बहुत सारे हिंदू लोग हैं सर। तो क्या है, वो सब गुलाम क्या, है? हाँ एग्जैक्ट, मैं सर वही आना चाहता हूँ। क्या उनको उनकी भारतीयता नजर नहीं आती है? नहीं आती है, या वो तो गुलाम है, वो कहते हैं बस मौज करना है, और ये लोग हमें मौज करने देंगे। राजनीति की थाली में जो हाँ। पकवान बनकर कांग्रेस की पार्टी That's में, right, कांग्रेस, ये लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब हमें खूब खिलाएंगे, बस यही है और कुछ नहीं। सर पीओके को लेकर बड़ी इस वक्त चर्चा हो रखी है सर। हाँ हाँ, जिस तरीके से हमने देखा कि जी, वहाँ पर जी, आर्मी ने वहाँ पर हाँ, कत्लेआम ठीक है, मचाया ठीक है, हुआ है ठीक है, बिल्कुल, ठीक। और जो अक्साई चीन है उसको लेकर भी चर्चाएं बहुत होती ठीक है, अक्षय चिन्ह तो पीओके नहीं है। नहीं पीओके नहीं है, मतलब जो हमारा हिस्सा जा चुका है। हाँ ठीक है। सर क्या आपको लगता है कि पीओजेके को हासिल करने का ये अच्छा मौका है भारत के पास? हाँ बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा मौका, करो और बहुत आसान होगा। सरकार को भी पहल करनी चाहिए, करने चाहिए। ये डरपोक है, ये मोदी जो है वो करेगा नहीं। क्या वो जो जब हम वो जो सात लोग जिनका पैंट उतार के इन्होंने उसको गोली मारा ये मुसलमानों ने, तो ये युद्ध करेंगे और ट्रंप आया कहा नहीं करोगे, और ये डर गया, वहीं छोड़ दिया। सर अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, सार्जी गोर, हाँ वो भी फिलहाल भारत में आ रखे हैं। देखा है मैंने। परसों वो सर जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। अच्छा। और वहां जाकर उन्होंने हाँ ये बात बोली है हाँ खुले मंच से हाँ कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। हाँ, तो कौन सी नई बात है? वो तो सब दुनिया जानती है। दुनिया जानती है सर, भारत तो हमेशा कहता रहा है और वो अभिन्न हिस्सा है भी। वो कहे तो लेकिन अमेरिका के दूत का अरे अमेरिका को कहे ना कहे मैं नहीं चिंता करता। जब पाकिस्तान को मैसेज देने का मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तानी कहें तो मैं उसको सलाम करूंगा। हिंदुस्तानी सब कहते हैं सर। तो फिर और क्या, ये कहाँ से आ गया? ये अमेरिकन आकर मुझे सिखाएगा? उमर अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी बात बोली सर इस चीज पे। हाँ, क्या उनको ही बोला हाँ
कि वॉशिंगटन कोई फैसला नहीं करेगा, इसका जो फैसला करेगी हमारी सरकार करेगी। वो ठीक है, वो ठीक है, वो तो जोरदार आदमी है। उमर अब्दुल्ला ने ये बात बोली है मैं उसको जानता हूँ, उसके पिताजी भी जानता था जी। इसको, तो जब लड़का था उससे उस समय से जानता हाँ, था। हाँ। कहीं ना कहीं मैसेज उनको भी दे दिया आप। ठीक है, इसमें हमारा क्या मैसेज देना है? internal message है। तुम पागल, Internal- कोई पागल आकर यहाँ कह दें, हम्म, मैं कहूँगा ठीक है जाओ। मैं वहाँ अमेरिका में जाकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग अमेरिकन है बोलूँगा तो सब हंसेंगे, इसको ये तुरंत भेजो हॉस्पिटल। मतलब कुछ नया कुछ नहीं बोला है, नॉट नॉट ये Unnecessary भी नहीं था। बोलना ही एक हम्म। यानी बेशर्मी है। सर ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है सर, होने दो। क्या आपको लगता है कि जो विश्व के हालात इस टाइम बने हुए हैं हाँ और ब्रिक्स सम्मेलन अभी जब भारत में होगा, जी जी, क्या इम्पैक्ट भारत की राजनीति पर सर पड़ेगा इसका? ठीक है। शुरू में जब ये बना था ब्रिक्स, मोदी ने मेरा नाम लिया था। ओके। मैंने कहा मैं नहीं हूँगा। अच्छा। ये क्या ब्रिक्स है? हम्म, चाइना के साथ, रशिया के साथ? हम पागल हैं? हमारा तो व्यापार करनी है तो जो लोकतंत्रीय देश है। नहीं तो क्या सर फिर किस तरह ठीक कर, अगर ब्रिक्स नहीं हो तो फिर क्या हो सर? ये ब्रिक्स का किस, मैं देखिए ब्रिक्स का मेंबर मुझे भी बनाया था मोदी ने, मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा। ये कौन है ये लोग? पाकिस्तान नहीं है, कोई बात नहीं, बट चाइना, चाइना और हम क्यों? चाइना हमारी जितनी जमीन हड़प ली है उसको पहले खाली करने बोलो। रशिया, रशिया ने तो इसकी इतिहास है हमारे देश को चर्चा तो सब ऐसी भी हो रही है अभी। हाँ, चर्चा तो ऐसी भी हो रही है अब गलियारों में, हाँ कि आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरह अमेरिका हमारे पर टैरिफ लगा रहा है, हाँ लगाने दो। भारत चाइना के साथ हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर ले। करेंगे तो गधे हैं, वो चाइना को जानते नहीं है। मैं तो चाइनीज बोलता हूँ, यू नो, मैं तो वो उनका डियर था। क्यों? मैं तंग शाओपिंग उनके सबसे बड़ा नेता, और उसने माओ से तुंग को किनारे करके फिर उसने कहा कि अब हमें आगे बढ़ने के लिए अमेरिका को खुश करना है। पर अमेरिका तैयार नहीं थी। तब उसने को किसी ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है हार्वर्ड में पढ़ाता था और वो चाइनीज़ भी बोलता है, और उससे आप बात करो, कहो कि वर्ल्ड बैंक में जाकर हमें पैसा भेजो। वो आप बताया सर, आपने पूरी स्टोरी हमें बताई है। बताइए। हाँ बताइए। और उसका तो सर उसका पूरा मूल्य भी वसूला सर उनसे। हाँ ये भी। फिर मैंने आपने जो एहसान उनके ऊपर किया था, हाँ, उसका पूरा मूल्य भी आपने वसूला सर। मैंने तंग शाओपिंग उनके सबसे बड़ा नेता कहा मैं करने तैयार हूँ यदि आप कैलाश मानसरोवर का रास्ता खोलोगे। बिल्कुल। वो कहता है वो तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक है। मैंने कहा तो मैं स्ट्रेटेजिक है तो तुम जम जाओ, मैं नहीं, मैं जाकर वर्ल्ड बैंक को कह दूंगा कि तुम्हें एक पैसा नहीं देना। बिल्कुल। उसने खोला और कहा कि तुम पहले जाओगे। मैं होकर आया कैलाश। और सर आपने, और आज तक मोदी कह रहा था जब प्राइम मिनिस्टर बना मैं बनूंगा, और वो गया और 10 कदम करने के बाद वापस आ गया, कहते वो ठंडा है। लेकिन यात्रा तो सर हो रही है अब। हाँ? यात्रा तो होती है अब। यात्रा तो कब से हो रही है भाई ना, 1980 से। बिल्कुल बिल्कुल मेरे कहने पर। लेकिन सर आप, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, आपने चाइना की सर उस टाइम जो हेल्प की थी अपने वर्ल्ड बैंक के, हाँ, ये कौन से सन की बात है सर? 1979 की, जब चाइना ने अपना उपनिवेशवाद खोला था। हाँ, उसके बाद से ही चाइना सर एक ऊंचाइयों की सीढ़ी पे चढ़ता गया। हाँ, मैं सर थोड़ा सा मैं लूंगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा एक किस्सा याद आ रहा है मुझे। 79 में बताया जाता है कि भारत और चाइना एक ही पटल पर थे आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए तो, और सैन्य तौर पर भी दोनों की स्थिति एक कमोवेश एक जैसी थी। चाइना ने अपना लिबरलाइजेशन किया। क्या वो स्वामी सर की मदद थी? जब पैसा उनको मिला उसके बाद से उन्होंने देश में तरक्की करना शुरू की, और भारत आज भी उनसे बहुत पीछे है सर। नहीं, ये गलत है।
मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ। नहीं तो मैं तुम जान नहीं चाह रही, तो चाइना ने कैसे तरक्की तुम कर ली? पहले गलत लोगों के साथ घूम रहे हो सर मैं किसी के साथ नहीं घूम रहा, मेरे मन में ख्याल आया, मैं पूछूंगा। मैं कहता हूँ किसी को बुलाओ मेरे सामने हाँ। और डिबेट कराओ, कहो कि चाइना। सर, मैं यही जानना चाह रहा हूँ सर आपसे, हाँ कौन से वो प्रमुख कारण रहे चाइना के हाँ, जिन्होंने इतनी तेज गति से अपने देश का नहीं कोई विकास तेज किया? गति कुछ नहीं, ऐसे ही आज भारत और चाइना को अगर हाँ, देखा ऐसे जाए ही तो बोल, फिर चाहे वो इकोनॉमी के तौर पर देखा जाए, हमारे से ज्यादा तेजी से नहीं जा रहे हैं। सर भारत अभी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना है। कौन कहता है? $4 ट्रिलियन की कौन कहता है? आंकड़े कहते हैं सर, कौन से आंकड़े? सरकार के भी, जा वर्ल्ड बैंक के अच्छा भी, ऐसे ही बोल रहे हैं IMF तुम के भी, सबके ऐसे हैं ही सर। गप्पा बोलते रहते हो। चाइना सर $15 बिलियन की। मैं कहता हूँ कि मुझे रजिस्टर लाओ जिसमें ये लिखा है। चाइना सर भारत से आगे नहीं है? नहीं है। आप ये बात मानते हैं? मैं मानता हूँ, मैं तो कहता हूँ, मैंने लिखा है मेरे पास जो ये हाँ बुक्स है सर, बुक है लेकिन जो मैंने लिखा है। जो सर चीजें अभी डोमेन में हैं वो सब जानते हैं सर, कि सब जानते मत बोलो, मैंने तुम्हारे ग्रुप में नहीं हूँ। आप बताइए, आप बोलिए, क्या आप जानते हैं? जो आंकड़े आते हैं कहाँ से? वर्ल्ड इकोनॉमी के, कौन से? चाहे कोई भी देता हो, चाहे अरे आप भी इस बात को मानते हैं, मैं सुनने के आती हैं सारी, मैं सुनने के लिए अमेरिका टॉप इकोनॉमी है, मैं तो सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, सब बेकार है। तुम्हें मुझसे पूछना, मैं कहूँगा कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो जो चाइना का है वही है। सर चाइना से बेहतर है अभी आज की डेट में? कौन कहता है? मैं तो फिर आंकड़ों पे जाऊंगा सर। नहीं, आंकड़े में नहीं जाओगे तो सब जो जीडीपी दर है हमारी, बोगस है। जो जीडीपी दर है नहीं नहीं नहीं, हम उनसे ग्रोथ रेट कह रही हो या ग्रोथ का साइज कह रही हो? साइज में ओवरऑल बात कर रहा हूँ सर, साइज की बात। हाँ। अरे उनका पॉपुलेशन हमसे इतना ज़्यादा है तो ज़्यादा ही होगा। और हमारी पॉपुलेशन, हमारी जो जीडीपी है वो चाइना से ज़्यादा है, अमेरिका से ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल है। हाँ बट वो उसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि चाइना का, अमेरिका का जो पॉपुलेशन है वो हमसे बहुत कम है। लेकिन विकास में और टेक्नोलॉजी में वो कहीं आगे है। कौन? वो तो अलग बात है। ये अपने ये बदलते हुए मत रहो। आपने कहा चाइना हमसे आगे चले गई, नॉनसेंस, कोई नहीं है ऐसा हुआ। मैं तो आपकी बात विश्वास करता हूँ सर। हाँ वो नहीं, मुझसे डिबेट करा दो, किसी निर्मला सीतारमण को बुला के लाओ। मैं गुजारिश करूंगा, अगर निर्मला सीतारमण जी हमारे इस काम को, पॉडकास्ट को अगर देख रही हो, तो स्वामी सर का जो एक छोटा सा चैलेंज आपके लिए आया कि मुझसे डिबेट करें, तो मैम आप प्लीज कीजिएगा उनको, और मध्यस्थता हम कर लेंगे बीच में, वो भाग जाएगी। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे जी। अभी सर हमने जब मिडल ईस्ट का जो युद्ध चल रहा है सर जी, हमने देखा सर कि जी, ईरान, इजराइल, अमेरिका जी किस तरीके से सर हो रहे हैं। ईरान ने कई मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर अटैक भी किया सर, कि ये दिखाते हो कि अमेरिका इन देशों से हमारे पर अटैक कर रहा है। सर उसी को देखते हुए एक सिक्योरिटी के तौर पर एक इस्लामिक नाटो का गठन किया गया है, जिसमें 3 कंट्री हैं, तुर्की है, वो भी देखें, जानता हूँ, ईरान है और पाकिस्तान, सॉरी माफ कीजिएगा, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान है। यस करेक्ट। सर पिछले, अगर मैं 3 से 4 दिन की अगर बात करूं आपसे, और करीब 10 दिन इसको बने हुए हो गए हैं, इसको मैक्का अकॉर्ड का नाम दिया गया। तुर्की और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा रणनीतिक साझेदारी हुई है शायद, कि तमाम जो तुर्की के मॉडर्नाइज वेपन्स हैं वो इनको दिए जा रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है कि 4 दिन से तमाम जो कार्गो प्लेन्स हैं तुर्की के, वो माल की सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान को। सब जानते हैं सर कि जो ट्रीटी हुई है उसमें कहा गया है कि अगर कोई देश हमारे 3 देशों में से किसी पर भी एक पे हमला करता है तो वो युद्ध माना जाएगा, तीनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। ठीक है। और भारत पाकिस्तान का सर आप जानते हैं कि सर किस तरह के सिचुएशन हो रखी है, बॉर्डर पे रहती है हमारी। क्या आपको लग रहा है कि कोई, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट भी और राजनीतिक तौर पर भी, क्या भविष्य में आपको लगता है कि हाँ जल्दी कुछ होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से पूरा एक आर्मन एम्यूनेशन, ड्रोन्स, मिसाइल्स और बहुत तरह के इक्विपमेंट है तुर्की से पाकिस्तान आ रहे हैं सर, क्या एक ये इंडिकेशन आपको नजर आता है? क्या ये एक फ्रेंडली व्यवहार है या इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है? आपको क्या डर है? मुझे सर कोई डर नहीं है। तो फिर कहीं को उनको आने दो,
फिर डरते क्यों हैं? और यदि मुझे कुछ एक रचनात्मक तरीके से बताना है, कहूँगा इजराइल से दोस्ती करो, पूरा दोस्ती। इजराइल से दोस्ती है ही सर हमारी। नहीं, कुछ नहीं दोस्ती है। इजराइल जाओगे, पूछोगे तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त कौन है, से सुब्रमण्यम स्वामी। मैं 1981 पहले व्यक्ति गया। इंदिरा गांधी ने उस समय MP मिनिस्टर थी, उसने पार्लियामेंट में कहा प्लीज़ डोंट गो, ये हमारा सारा मुसलमान की इसमें प्रॉब्लम क्रिएट किया। मैं टू हेल विथ यू गया और मैंने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं मैंने इस्टेब्लिश किया। बिल्कुल। तो मैं तो सिर्फ इजराइल को मैं पकड़ लूँगा तो अमेरिका पकड़ लिया। मतलब इजराइल के हाथ में वो एक, और मैं बोलूँगा पावर नहीं, है। मैं बोलूँगा नहीं पब्लिकली, बट यही हो। बोल दीजिए सर, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। मैं क्यों कहूँ कि अमेरिका को पकड़ने के लिए मुझे इजराइल पे भेजा। इजराइल का जो हथियार है, इजराइल के जो जानकारियाँ हैं, ये सारी चीज़ें वो 10 गुना ज़्यादा इन लोगों से है। इनको करने दो, लेकिन हमारे सीमा को क्या पार करेंगे तो पीट देंगे उनको। पीटा भी है जानता हूँ। लेकिन सर दिक्कत तो पीटा, है, दिक्कत तो सर क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है। अरे कब पैसा दे, ये तो व्यापारी है। ये बोला गया था कि जब ऑपरेशन ये सारी बातें मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए तो छाप दो। जो जहाँ छापते हैं नोट वहाँ छाप दो और दे दो। सर चूंकि आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं सर, मैं जानता है ना, और देश के सर मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट। बोलिए। अभी सर इकोनॉमिक हालात आपको कैसे, पूरे विश्व की मैं समझना चाहता हूँ, 2 मिनट के लिए समय लूंगा सर। इंडिया का, पूरे विश्व का सर। हाँ। जिस तरह की चीजें चल रही हैं सर, युद्ध कई जगह चल रहे हैं सर, आप देख रहे हैं रशिया अरे ये सब भाई तुम्हें क्यों ये क्या ये सर डाउन, ये क्या ये चिंता में मैं नहीं रहूँगा। ये क्या चिंता है, वर्ल्ड में डूब जाए मुझे क्या है। मेरा कैसा हो रहा है, मेरा आज जो ग्रोथ रेट होनी चाहिए वो 10% पर प्रति वर्ष होना चाहिए। आज ये सिर्फ मोदी के कहने पर सारा झूठ सब जोड़ करके जो उन्होंने बाहर निकाला है वो कहते हैं 6% है, परंतु मैंने जो एनालिसिस किया वो 4% है। और डाउन है, और डाउन हो रखा है। 4% GDP। और ये इंदिरा गांधी के काल में भी जो 4% था, नरसिम्हा राव काल में थोड़ा बढ़ा था। और उस समय मैं भी मिनिस्टर था, बट उनका पार्टी का मैंने नहीं लिया, मैं तो जनता पार्टी ही रहा, उन्होंने मान लिया भी। तो मैं आज कहता हूँ कि हमारी काम होनी चाहिए उन देशों से जो हमारी ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं, जिनके पास यानी जो लोगों को लेकर वो बढ़ाते हैं, वो अमेरिका है के पास है। अमेरिका के कान पकड़ के बैठी है रशिया, इजराइल, बिकॉज वो यहूदी हैं और यहूदी भरे पड़े हैं अमेरिका में। हाँ, और यहूदी सब मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मैं पहले का हिंदुस्तान और इजराइल का दोस्ती होना चाहिए। इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में मेरा बहुत बुराई की, बट आखिर में वही हुआ, नरसिम्हा राव आए बाद में और उन्होंने वही जो राम रची राखी। तो यह है, तो इस आधार पर हमारे देश के प्रबंध हीन भावना से डूबा हुआ प्रधानमंत्री, जिसको विदेशी महिलाओं के पीछे भागना एक बीमारी, उस कारण से हम जिस गति से हमें जाना चाहिए नहीं जा रहे। शुक्रिया स्वामी सर हमसे बात करने के लिए, और काफ़ी लंबे समय आपका ले लिया मैंने। लेकिन तमाम मुद्दों पर जो स्वामी सर ने अपनी बातों को रखा है, चाहे वो
देश के अंदरूनी हालात को लेकर हो, सीजेपी को लेकर हो, नीट एग्ज़ाम को लेकर हो, पार्लियामेंट को लेकर हो या बीजेपी की नई टीम को लेकर हो। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी बड़ी चर्चा की है उन्होंने और साथ में कहा है कि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको लेकर कोई शको-शुबा नहीं है। वंदे मातरम देश के हर नागरिक को गाना चाहिए, राष्ट्रगीत है और जो हमारी इकोनॉमी है वो पहले के मुकाबले डाउन ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी अंदर के हालात काफ़ी अच्छे हैं, सुधरना चाहिए उनको। स्वामी सर बहुत शुक्रिया जुड़ने, धन्यवाद।